हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी है 33वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको उस क्लास में यह भी बताया था कि अक्षांश और देशांतर को आधार बनाकर विश्व भूगोल के अंतर्गत बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और जो दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाद बाकी यहाँ पर कोई प्रश्न का फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है और ये टोटली एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। ये आपके सामने है ग्लोब। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो इस तरीके की रेखाएं होती थी वो क्या होती थी, वो होती थी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब आप जो ये रेखाएं देख रहे हैं इस तरीके की, ये है देशांतर रेखाएं या फिर इनको यामियोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनको हम एक परिभाषा के रूप में देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जो रेखाएं होती हैं उन्हें ही देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि जो अक्षांश रेखाएं होती थी वो पूरे वृत्त के रूप में होती थी, यानी कि सर्किल के रूप में होती थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो सर्किल के रूप में ना होकर सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। जैसे कि एक देशांतर रेखा को अगर हम यहां पर देखें तो वो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को बस मिला देगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके ये कोई पूरा सर्किल नहीं बनाती हैं, यानी कि एक जो देशांतर रेखा होती है वो अर्धवृत्त के रूप में होती है और जब दो रेखाएं मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर ये 0 डिग्री देशांतर है और फिर ये उधर की तरफ खींचा हुआ 180 डिग्री देशांतर से मिलेगा, तब यह एक संपूर्ण वृत्त बनेगा। नहीं तो अपने आप में जो एक देशांतर रेखा होगी वो कैसी होगी, वो होगी अर्धवृत्त। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर हम लोग बात करें कि ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो पूरा सर्किल आपको पता है जो वृत्त होता है वो कितना 360 डिग्री हो गया उसका, और जो देशांतर रेखा होती है वो प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि कुछ मेन दिया गया है, जैसे 0, 30, 60 ऐसे, तो ये प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। तो प्रत्येक डिग्री पर खींची जाएगी यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 360। ठीक है, तो देशांतरों की संख्या कितनी है ग्लोब पर, 360। अब प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है। ठीक है, एक डिग्री में जो दो देशांतरों के बीच में 1 डिग्री का फर्क होता है और 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है, ये चीज ध्यान रखना। बाद बाकी अब मिनट की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाओं का जो प्रमुख प्रयोग है वो समय निर्धारण में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो 0 डिग्री देशांतर है उसको प्रधान यामियोत्तर रेखा भी कहते हैं और उसको मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसी को आधार बनाकर पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसे यहाँ पर मानक समय रेखा माना गया है। तो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, एक तो उनका प्रयोग होता है किसी स्थान की लोकेशन के लिए
और दूसरा होता है समय निर्धारण के लिए। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है, ये चीज ध्यान रखना। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। एक जो देशांतर होता है वो अर्धवृत्त के रूप में होता है। और यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो दो देशांतरों के बीच में गैप होता है, यानी कि ऐसे करके जो ये देशांतर जा रहे हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है वो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर होगा? सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ये होगा अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वहां पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप। और फिर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 0 डिग्री से नीचे की तरफ बढ़ेगा तो दोनों देशांतरों के मध्य जो अंतर है वो कम होता चला जाता है। और जो सर्वाधिक आपका 0 डिग्री अक्षांश पर होता है वो कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक जो अंतर है वो अक्षांश रेखा पर होता है। कॉन्सेप्ट वाली चीज है, आप खुद समझिए ना कि यहां पर आते आते तो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जब आप ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो सभी जो रेखाएं हैं वो आपस में मिल गई हैं, तो इनके बीच में तो कोई अंतर है नहीं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर कहां पर आएगा? यानी कि अगर इसको हम लोग मतलब माने क्या, ये तो होता ही है 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर आपको कहाँ दिखेगा? तो दो देशांतरों के मध्य जो सर्वाधिक अंतर है वो आपका दिखेगा 0 डिग्री अक्षांश पर। तो यहीं पर इनका जो मान होता है वो कितना होता है? 111.32 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको बता दिया कि देशांतर रेखाओं को क्या हम कहते हैं? देशांतर रेखाओं को कहते हैं याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब हम लोग एक एक करके चीजें देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार इन चीजों को आप देख लीजिए, हटा दूं, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ नई चीजों को और देखते हैं। तो देशांतर रेखा वृत्त ना होकर रेखाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर फैक्ट भी देख लीजिए आप लोग। वृत्त ना होकर रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहां से जैसे शुरू हुई और यहां पर खत्म हो गई आके। और इनकी संख्या 360 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का गैप होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की दूरी सर्वाधिक होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि विषुवत रेखा यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यानी कि भूमध्य रेखा, उस पर दो देशांतरों के मध्य जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वो सर्वाधिक होता है। और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते इनका अंतर कम होने लगता है और बिल्कुल ध्रुव पर ये 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। बाद बाकी विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य जो गैप होता है दूरी का, वो होता है 111.32 किलोमीटर के बराबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के मध्य का जो अंतर होता है वो कम होता चला जाता है और बिल्कुल ध्रुव पर पहुंचकर यह शून्य हो जाता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ये बात हो गई देशांतर रेखा की। बाद बाकी मैंने बता ही दिया कि एक जो देशांतर रेखा होती है वो अर्धवृत्त के रूप में होती है। ठीक है, और जब दो देशांतरों को हम जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि 0 और 1 डिग्री को जोड़ दिया, 0 को जोड़ेंगे इधर से और उधर से हम लोग लेंगे 180 डिग्री को, तब यह बृहत वृत्त बनता है, यानी कि एक संपूर्ण सर्किल बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख देशांतरों की, और दो ही प्रमुख देशांतर हैं। एक तो आपका है 0 डिग्री देशांतर, जिसे कि प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं और इसे मानक समय रेखा के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा है 180 डिग्री देशांतर, जिसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में
चयनित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधान यामियोत्तर रेखा की। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, ये आपका जो है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसे ही प्रधान यामियोत्तर रेखा कहते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसको कहते हैं। इस रेखा से संपूर्ण विश्व का टाइम निर्धारित किया गया है, और यह जो रेखा है वो लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। बाद बाकी आप यहां पर देखेंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। 0 डिग्री देशांतर पर खींची हुई मध्याह्न रेखा, इसे प्रधान यामियोत्तर ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान यामियोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, और यह लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। प्रधान यामियोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक के देशांतर को पूर्वी देशांतर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 0 डिग्री ये देशांतर है, इसमें अगर हम लोग इस तरफ 180 डिग्री पूर्व में चलेंगे तो ये आपके सभी पूर्वी देशांतर होंगे, और इधर की तरफ हम चलेंगे 0 से इधर पश्चिमी 180 डिग्री में, तो ये आपके होंगे पश्चिमी देशांतर। बाद बाकी जिस तरीके से अक्षांश जो होता था 0 डिग्री अक्षांश, वो संपूर्ण ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता था, इसी तरीके से जो आपका 0 डिग्री देशांतर है वो संपूर्ण ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसको मतलब इस रेखा को आधार बनाकर संपूर्ण विश्व का टाइम निर्धारित किया जाता है। बाद बाकी एक चीज और ध्यान रखना कि जो यहां पर 0 डिग्री देशांतर है, तो यहां पर आप जब पूर्व की ओर चलेंगे तो यहां समय कैसा होता है, समय आगे होता है। ठीक है, और इसको आप देखेंगे हाँ, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यह जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। जैसे कि आप अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में देखते थे कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, या फिर मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो इस तरीके से आपको इस प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्रधान यामियोत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री जो देशांतर है वो कहाँ से गुजरता है ध्यान रखना है। एक तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका, यहाँ से होकर यह प्रधान यामियोत्तर रेखा गुजरती है। बाद बाकी एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि किस देश की राजधानी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो जो अफ्रीका का एक देश है घाना, उसकी राजधानी अक्रा जो है वो एग्जैक्ट 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बाद बाकी जो ये 0 डिग्री देशांतर है और जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये कहां पर आपस में बिल्कुल काटता है, तो ये काटता है आपका गिनी की खाड़ी में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो 0 डिग्री अक्षांश है और जो 0 डिग्री देशांतर है उनका आपस में जो मिलन है या फिर जो उनके आपस का कटाव बिंदु है वो गिनी की खाड़ी में होता है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाद बाकी जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी देशांतर और अक्षांश हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल कैसे काटते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल काटते हैं 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर। और जो ये जैसे मान के चलिए एक मैं अक्षांश रेखा यहाँ पर खींचता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री के बाद जैसे मैंने यहाँ पर खींचा 1 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, तो इनके बीच में जो ये आप देखते हैं इस तरीके का एक जो क्षेत्र बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड। ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न भी पीसीएस पूछ लेता है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जब काटती हैं तो बीच में एक जो ब्लॉक बनता है
जैसे ये रेखाएं होती हैं ऐसे करके बिल्कुल हम लोग घना करके इसको बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो निकल के आता है ये भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। बाद बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो भाग होता है 180 डिग्री तक पूर्व में, तो यहाँ पर समय आगे चलता है, और यहाँ पश्चिमी देशांतर में जो भाग होता है वहाँ पर समय पीछे चलता है। और भारत का समय इसीलिए आप देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम जो यहाँ पर होता है उससे कितना 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो भारत का समय है वो जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे। और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो भी क्षेत्र होगा उसका टाइम यहाँ से हमेशा ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी टाइम में अंतर आता जाएगा। और यहाँ पर टाइम जो पश्चिम देशांतर वाला भाग होगा यहाँ पर हमेशा पीछे रहेगा जीएमटी से टाइम। ठीक है, तो ये हो गया, और तो कुछ रह नहीं गया। बाद बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं 180 डिग्री देशांतर की, जिसे कि 1884 में वॉशिंगटन में हुए एक सम्मेलन में इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना गया था। ठीक है, तो 180 डिग्री जो देशांतर होता है, ये जो अब ये 3D फिगर नहीं है, तो जो 180 डिग्री देशांतर उधर की तरफ होगा, जैसे ये तो 0 हो गया, और इसी को बिल्कुल मिलाने वाला जो इधर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आया होगा उसी को 180 डिग्री देशांतर है ये, और इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। जिस तरीके से अगर अक्षांश रेखाओं में देखें तो बृहत वृत्त का निर्माण कौन करता था, 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर हम लोग देखें तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलके ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जो 180 डिग्री देशांतर है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, और बेरिंग जल संधि जो है वो इस रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब आप लोग मैप लेकर बैठा करिए ताकि जो भी मैं चीज़ें बताऊं तो आप उसमें देख सकें, जैसे कि देख सकें बेरिंग जो जल संधि है वो कहाँ है और कैसे कहाँ पर ये रेखाएं चल रही हैं। मैप में जब बड़े में चीज़ें आपके सामने होती हैं तो काफ़ी समझने में आसानी होती है। तो ये हो गई देशांतर रेखाओं की बात। बाद बाकी भारत में भी आप देखेंगे तो कर्क रेखा गुजरती है, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत में मानक समय रेखा है। तो उनकी चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे। ये चीज़ें थी विश्व भूगोल की। तो आपकी दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं कवर हो गई हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन आए वो आप अब बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। देशांतर रेखाओं से क्वेश्चंस की संख्या नो डाउट कम रहती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वो क्लास थोड़ी ज़्यादा डिटेल में थी। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।